बैक टू द टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन बी कवर किया था। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है 25-26 मतलब 26 में जो बोर्ड होने वाला है उसके लिए, उसका सेक्शन बी हमने डिस्कस किया था, राइट। और जो उसके एमसीक्यूज है, मतलब सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो वो हर रोज आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड हो रहे हैं चैनल पे, राइट। वो आप वहां से देख रहे होंगे, ठीक है बेटा जी। तो इसके बाद हमारा सेक्शन डी और सेक्शन ई बचेगा, वो भी हम कवर कर लेंगे। सैंपल पेपर एक आइडिया होता है सीबीएसई का, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं वहां से या उसी पे बेस क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको समझ आएगा कि कितना आपको एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, कितना आपको क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कितने और टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है, किस वे में पूछे जा सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हो सकती है। तो वो सब के लिए एक आइडिया होता है, राइट। अगर होप आपने सेक्शन बी की मतलब आपने वीडियो देख ली होगी, उसमें हमने जो और पार्ट्स थे वो भी किए थे और मैंने बताया भी था कि किसमें कम टाइम लगना है। बाकी आपको उस क्वेश्चन, अगर आपको चॉइसेस मिलती हैं तो आपको उस चॉइस को क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको श्योरिटी होगी वो आपका सही होगा, राइट। देखो अगर आपको दोनों आते हैं तो ऑफकोर्स आप उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपको कम टाइम लगे, ठीक है बेटा जी। बाकी अगर आपको दोनों ऑप्शंस में से किसी एक में लगता है कि ये थोड़ा गलत हो सकता है आपसे, तो डोंट सेलेक्ट दैट, फिर बाकी आप एक्यूरेसी के साथ ही जाए, ठीक है बेटा जी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बेटा जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लेना, ठीक है बेटा, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे, राइट। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 26 हमारा ये दिया हुआ है एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यही है, ठीक है बेटा। आपको ये दो पैरेलल टेंजेंट्स दी हुई है, एक्स वाई और एक्स डैश एंड वाई। ये सर्कल हो गया, पीओ क्यू हमारा डायमीटर हो गया, राइट। ए भी एक अनदर हमारी टेंजेंट है, ए बी इज आल्सो टेंजेंट जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा सी है, राइट। और हमें क्या प्रूव करना है, एंगल एओबी इज दिस एंगल, ठीक है। दिस एंगल इज शुड बी 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है बेटा जी। तो इसको प्रूव करने का देखो क्लियर कट मेथड होता है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, हाँ जी, तो अभी देखो इसमें ये वाला एंगल आ रहा है। अगर एंगल एओबी की बात करें तो ये दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है हमारा, एंगल एओसी और बीओसी, राइट। अगर हमें इनका सम मिल जाता है तो हम इसमें को 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, राइट। चलो देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है, टेंजेंट, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, हाँ जी, टेंजेंट है ना वो, तो 90 डिग्री होगा ना, रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब मैं इसमें दो ट्राइंगल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल एओसी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लूं, कौन से लिया है मैंने, एओपी इज दिस ट्राइंगल एंड एओसी इज दिस ट्राइंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ के आते हैं क्लास 9 में, तो राइट कैन वी राइट लाइक दिस, जो एपी होगा दैट विल बी इक्वल टू एसी, हाँ जी। ये तो हमारा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, हाँ जी। ये क्या है, ये टेंजेंट बन गई ना एक्सटर्नल पॉइंट ए से, राइट। तो यू कैन राइट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ये लिखना होता है आपको सब कुछ, क्योंकि इसी के मार्क्स होते हैं। ये एक्सटर्नल लिखा है मैंने, एक्सटर्नल पॉइंट ए आ गया हमारा, ठीक है बेटा जी, राइट। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो जो ओ है वो ओ ए इज कॉमन, ओ ए इज प्रेजेंट इन बोथ द ट्राइंगल्स ना, तो यू कैन राइट दिस इज कॉमन, हाँ जी। ओ ए दोनों में कॉमन है ना, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन ही लिख देंगे। और जो ओपी है और ओसी है वो दोनों भी इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है ना, सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस। तो यू कैन ऑल्सो राइट ओपी इज इक्वल टू ओसी, ये क्या होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। आपने थ्री साइड्स को इक्वल प्रूव कर लिया। नाउ यू कैन राइट ट्राइंगल जो एओपी है हमारा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओसी, हाँ जी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। किससे हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया, अभी आप देखना कि ये हम क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है बेटा जी। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, हम वो लिख सकते हैं ना सीपीसीटी, हाँ जी, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। तो व्हाट यू कैन राइट यहां से, देयरफॉर एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल एओसी, राइट बेटा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे, देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो धीरे स्लोली आपको क्लियर हो जाएगा बाय सीपीसीटी लिख दोगे आप, राइट, हाँ जी, समझ आ रहा है। अभी ना मैं ये दोनों इक्वल है तो मैं इनको भी एक्स भी अज्यूम कर लेता हूँ, लेट एओपी इक्वल टू, अभी सर बोलोगे सर आप ऐसे करे जा रहे हो, हाँ जी, इसका क्या यूज है, राइट। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इन दोनों को एक्स एक्स बोल दिया, ये भी एक्स हो गया मेरा, ये भी एक्स हो गया, राइट बेटा। मैं डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हुए जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है बेटा जी। नाउ सिमिलरली आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आपको ऐसे लिखना है, आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो हमारा ये ट्राइंगल है बीओ क्यू एंड बीओसी वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सेम ही वे में। ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों रेडियाई हो गए और ओबी कॉमन, तो आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना है, यू कैन सिंपली राइट सिमिलरली ट्राइंगल आप लिख सकते हो बीओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी, राइट, बाय ट्रिपल एस,
हाँ जी, आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, राइट। यहाँ से हमारा क्या आएगा, ऐसे यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, एंगल बी ओ सी हो जाएगा, अगेन बाय सी बी सी टी कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्राइंगल्स। ठीक है बेटा जी, राइट। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इनको आप y ले लो, लेट एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, उसको y ले लिया, राइट बेटा जी, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी हमने ये वाला एंगल y लिया है और ये भी हमने क्या लिया है, y लिया है, राइट बेटा जी, समझ आ रहा है आपको, होप क्लियर हो रहा होगा। हमने सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, दैट्स इट, और फिर इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिख लिया। ओके बेटा, ऐसे ही हमने यहाँ पे इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, राइट। अब आप ध्यान से देखो, जो पी ओ क्यू है दैट इज अ डायमीटर, मींस कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल हो गया हमारा। हाँ जी, हाँ जी, वो क्लियर हो रहा होगा। अब आप ये देखो, ये जो पी ओ क्यू है ये 1 2 3 4 एंगल में डिवाइड हो रहे हैं, एक्स एक्स वाई वाई। हाँ जी बेटा, तो इसको भाई अगर पी ओ क्यू 180 डिग्री है, वो पूरा एक एंगल है और वो अब 4 एंगल्स में डिवाइडेड है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो वापस आपको वही सेम ही एंगल मिलेगा ना, राइट बेटा जी। तो यू कैन राइट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री। इस पीओक्यू को हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। ठीक है बेटा, नाउ x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। यू कैन टेक 2 कॉमन, तो x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, राइट। अब आप 2 इधर शिफ्ट करोगे तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री आ गया। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे ना, 180 डिवाइड बाय 2, वो कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है बेटा, नाउ यू कैन सी इफ यू लुक एट द फिगर, जो x प्लस वाई है हमारा वो क्या है, x प्लस वाई। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारा AOB बन जाएगा। ठीक है, आप अपने फिगर में स्पेसिफाई कर देना, यू कैन राइट फ्रॉम फिगर, हाँ जी, एंगल AOB इज इक्वल टू x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 90 डिग्री आई है, तो यू कैन राइट दिस इज 90 डिग्री, राइट। हाँ जी, एंड इसके आगे लिख दीजिएगा आप हेंस प्रूव्ड, क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है तो हेंस प्रूफ तो आएगा, राइट बेटा जी। दिस इज इट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करना था, ये दोनों इक्वल आ गए। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, फिर वो जो POQ है हमारा दैट इज अ स्ट्रेट एंगल, तो वो हमारे 4 एंगल्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो इफ यू ऐड ऑल दीज 4 एंगल्स तो वापस आपको POQ मिल जाएगा, राइट। देन x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, and then you have taken 2 common, x plus y 90 डिग्री, और you can see from the figure जो AOB एंगल है उसके अंदर x और y दोनों आ रहे हैं, तो उनका सम ही हमारा AOB दिया हुआ है। ठीक है बेटा, दैट्स इट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इन केस नहीं हुआ है तो आप वापस वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट देखोगे रियल नंबर्स की, तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, और ये उसी में प्रेजेंट है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, in a workshop the number of teachers of English, Hindi and Science are 36, 60 and 84 respectively. Find the minimum number of rooms. ठीक है, minimum number of rooms required. This is an important sentence, right? If in each room the same number of teachers are to be seated and all of them being of same subject. ठीक है बेटा जी, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कब होंगे, जब आपके मैक्सिमम टीचर्स एक रूम के अंदर जा सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो इसमें बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें मिनिमम रूम चाहिए तो हमें मैक्सिमम टीचर्स उसमें डालने होंगे, मैक्सिमम टीचर्स मींस हाईएस्ट फैक्टर हमें यूज करना होगा उनका। ठीक है बेटा जी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ HCF फाइंड करना है और आपको नंबर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ रूम्स पूछे, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछ रहा है ना, राइट। अगर वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी पूछ सकता है कि मैथ्स वाले टीचर्स को कितने, हमारे साइंस टीचर्स को कितने वो चाहिए रूम, इंग्लिश हिंदी टीचर को कितने चाहिए, इंग्लिश टीचर को कितने चाहिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी इसको आप थोड़ा 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो प्रेजेंटेशन में तो लिखोगे ना, तो नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर, मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ वरना वीडियो की लेंथ फिर थोड़ी लेंथी होती है, 36 हो गया हमारा। देन हमारा नंबर ऑफ हिंदी टीचर्स कितने हैं, हिंदी टीचर हो गए हमारे 60, राइट। आप थोड़ा इसको ऐसे ये इस तरीके से नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है NUMB या नंबर ऑफ, और इस तरीके से तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, राइट। देन वी हैव नंबर ऑफ साइंस टीचर्स, साइंस टीचर हमारे कितने हो गए, 84 हो गए। ठीक है बेटा जी, अब हमें इनका फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है, राइट। तो अगर मैं इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करता हूं, HCF ऑफ 36, HCF ऑफ 36 हमने फाइंड करना है, 60 एंड 84, वो कितना आएगा, देखो देखो सीधे दिख रहा है कि वो 12 होने वाला है। ठीक है बेटा जी, लेकिन आप इसको अगर मैं एज पर द वो करूं जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, तो हम 36 को कैसे लिख सकते हैं, 2⁻² इंटू 3⁻3 लिख सकते हैं, 9 इंटू 4 36 होता है ना। हाँ जी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको मिल जाएगा, राइट। अब ये 60 कितना होगा हमारा,
2 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है बेटा जी। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 हो गया हमारा। 84 कितना होगा हमारा, हाँ जी 12 इंटू 7 84 होता है, तो 12 कैसे आएगा 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है बेटा जी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जो एचसीएफ होता है हमारा, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स। या हमारा एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, और सब जगह उसकी जो पावर है वो 2 ही है, राइट। अगर इसमें कहीं 3 होती तो हम 2 ही लेते, मतलब लोवेस्ट पावर लेनी होती है। यहाँ पर सेम है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, इंटू फिर हमें कॉमन प्राइम नंबर हमारा क्या है 3, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी, लेकिन हमें लोवेस्ट पावर लेनी है तो हम सिर्फ 1 पावर लेंगे, तो 3 आ जाएगा। और 5 सिर्फ इधर प्रेजेंट है, बाकी दोनों में नहीं है। 7 सिर्फ नीचे प्रेजेंट है, बाकी दोनों में नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, यही 2 रेज़ पावर 2 4 हो गया, 4 इंटू 3 हमारा 12 आ गया, ठीक है बेटा। तो एचसीएफ आ गया। अब अगर आपसे पूछ रहे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड पूछा है, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, आप सारे टीचर्स को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 12 कर दो, राइट। तो कितना होगा हमारा, दैट विल बी 36 प्लस 60 प्लस 84, जितने टीचर्स हैं डिवाइड बाय हर एक रूम में हम 12 टीचर्स डालने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। हर एक रूम के अंदर हमारे कितने 12 टीचर्स आएंगे, राइट। तो अभी ऐड करो, मैं इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दे रहा हूँ सबसे। तो 12 हमारा 3 is 36, 12 5 is 60 प्लस 12 हमारा 7 is 84, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स विल बी 15, ठीक है बेटा, राइट। अभी जो हमारे मैंने इसको ऐड करके आप डिवाइड करोगे 12 से, तभी भी हमारा 15 ही आएगा। मैंने इंडिविजुअली कर दिया है। 12 3 36, 12 5 is 60, 12 7 is 84, ठीक है जी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या है, हमें जो इंग्लिश टीचर है उनके लिए 3 रूम चाहिए होंगे, जो हमारे हिंदी टीचर है उनके लिए 5 चाहिए होंगे, और जो हमारे साइंस टीचर है उनके लिए 7 चाहिए होंगे, ठीक है बेटा जी। इंडिविजुअली भी मैंने आपको बता दिया, बट फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारा आंसर इज 15, राइट। होप आपको अच्छे से क्लियर है। इसमें एचसीएफ ही फाइंड करना होता है, काफी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हो जाता है, राइट। होप आपको क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई पूछ लेता है। मैंने अगर आप देखोगे तो वन शॉट वीडियो डाला हुआ है पॉलिनोमियल्स का भी, रियल नंबर्स का भी। पॉलिनोमियल्स में मैंने जब इसको टॉपिक वाइज कराया है, टाइप वाइज कराया है, तो दिस इज द वन ऑफ द टाइप जो मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं, और इसमें क्या करना होता है, आपको वेरीफाई करना होता है रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस, व्हिच इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमारा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। दैट इज द रिलेशन जो हमें वेरीफाई करना होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, और इसकी जीरोस बच्चे को ये रूट वगैरह देख के बच्चा डर जाता है, राइट। लेकिन आपको इरेशनल नंबर्स से डरना नहीं है, वो उसके आगे साथ में काफी इजी होता है अगर हमारा होता है तो, ठीक है बेटा। तो अगर मैं जीरोस की बात करूंगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं अगर हम लोग, तो हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे इक्वल्स टू 0 डाल देंगे। हाँ जी बेटा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द जीरोस ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2x और प्लस रूट 2 इक्वल्स टू हम क्या डाल देंगे, इसको 0 डाल देंगे, ठीक है बेटा जी, राइट। सबसे पहला काम है हमें जीरोस फाइंड करना, राइट। अब अगर x को आप सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर लो, हाँ जी, तो जीरोस ऐसे ही आ जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, राइट। उन्होंने सिर्फ इसको वेरिएबल को अलग से लिख दिया है, आपको सिर्फ उसमें कॉमन लेके लिख दिया है, आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहाँ पर माइनस है, इसको माइनस x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दिस विल बिकम माइनस एक्स माइनस 2 रूट 2x, ठीक है बेटा। हाँ जी, हमने क्या किया है, माइनस को भी और x को भी दोनों टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है। माइनस से दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और x दोनों के साथ में चला जाएगा, राइट बेटा। इतना समझ में आया। अब देखो इन दोनों, अभी अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म से हम कॉमन लेते हैं और सेकंड लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। हाँ जी बेटा, सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है ना, तो ये कितना बचेगा हमारा 2x माइनस 1 बचेगा। इफ वी टेक x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स, तो हमारे 2x माइनस 1 रह जाएगा ना, राइट। अब इससे देखो क्या आ रहा है, रूट 2 मेरे को दोनों जगह दिख रहा है। हाँ जी, और मेरे को इस टर्म को पॉजिटिव करना है, तो मैं माइनस रूट 2 कॉमन लूंगा, बिकॉज वेरिएबल टर्म को हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। तो अगर वो नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव मतलब नेगेटिव कॉमन ले लोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉमन ले लोगे, राइट। अब यहाँ से रूट 2 निकला तो 2 और x बचा, ठीक है बेटा। प्लस का माइनस हो जाएगा, बिकॉज हम माइनस साइन के साथ में कॉमन लेने अभी, और ये क्या हो जाएगा, पूरा रूट 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। जब पूरी टर्म कॉमन आ जाती है तो वहां पर 1 रह जाता है, ठीक है, राइट। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, राइट। अभी ये क्या हुआ हमारा 2x माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा x माइनस रूट 2। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थी हमारी। जिस बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है, प्लीज डू कॉमेंट, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, राइट। अभी इन दोनों को आप इक्वल डाल सकते हो, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम जीरोस की बात करते हैं तो वो x की वैल्यूज ही होती है, ठीक है बेटा। जीरोस का मतलब क्या है x की वैल्यूज, राइट। अभी ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, तो 1 0 तो हमारी कितनी आ गई
1/2, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा जी। नाउ नेक्स्ट उसको √2 को तो शिफ्ट कर दो, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई आपकी √2 आ गई। ठीक है बेटा जी। देखो इतना पार्ट हो गया, अगर आप इतना करके आते हो आगे नहीं भी करते हो तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट, या 1 या 1.5 जो भी वेटेज होगी इसकी, जीरोस की इतनी ही होगी, मैक्सिमम 1.5। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की, राइट। वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, और दूसरा हम क्या वेरीफाई करेंगे इसमें अपना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो हम इसको सपोज अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारी 1/2 हो गई, बीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, √2 हो गई। ठीक है बेटा, एनी इशू इन दिस, नहीं ना, अगर है तो आप कमेंट कीजिएगा, राइट। तो चलो अब अगर मैं यहाँ से LHS ले लूं, वेरिफिकेशन मतलब LHS RHS इस तरीके से लेके करते हैं, टेकिंग LHS। ठीक है बेटा जी, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी, ये क्या हो गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा हो गया ना। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज 1/2, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, √2, राइट बेटा जी। हाँ जी, अब इसको अगर आप कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हो तो इसको इंटू √2 करना होगा, या मैं एक जो अपना फेवरेट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर आपको a/b प्लस c/d करना है तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है AD। हाँ जी, जो भी साइन होगा वो आ जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस BC, और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट, डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। आप ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 2 इंटू √2 इज 2√2, अपॉन में 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है बेटा, दिस इज हमारा LHS सॉल्व हो गया, राइट बेटा जी। नाउ टेक RHS। RHS हमारा क्या है, आपको लिखना है ऐसे ना, टेकिंग RHS, तो दैट इज व्हाट, माइनस b बाय ए। अब a b c कहां से आते हैं, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं अपने, दिस इज आर पॉलिनोमियल, अगर मैं इतने की बात करूं तो यहाँ से अगर a की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 2। हाँ जी, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। b क्या होगा हमारा, b विल बी हमारा माइनस 1 प्लस 2√2, 1 प्लस 2√2 इज माइनस b। हाँ जी, एंड द वैल्यू ऑफ c इज व्हाट, दैट इज √2, c की वैल्यू कितनी आ गई, √2। ठीक है, ये आपको लिख करके दिखाना होगा, वो देखो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये आपके आंसर का पार्ट है, आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो कंपेयरिंग विद दिस, एंड देन यू कैन राइट ABC की वैल्यू। ओके, नाउ यूज ए, तो माइनस b। ठीक है, b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है और हम उसका नेगेटिव ही ले रहे हैं, राइट, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 1 प्लस 2√2, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। a की वैल्यू 2 आई है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2√2 बाई 2 आ गया। ठीक है बेटा जी, यू कैन सी इक्वल आ गए, तो आप लिख दोगे हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है बेटा, प्रूफ हो गया। ऐसे अब इसका कर लो। देखो मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मेरे को इसलिए टाइम लग जाता है, आप तो खुद से करोगे तो फटाफट हो जाएगा। आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है और आप इसको सीधे ये वाला स्टेप लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ये वाली वैल्यू भी सीधे लिख सकते हो, राइट। नाउ अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 2 मतलब √2, दोनों वैल्यूज है ना हमारे पास में, तो ये कितना हो गया हमारा, आप इसको सिंपली √2/2 लिख दो, आगे कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, अभी हमारा क्या है, c/a हो गया, तो c की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ से √2, और a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यू कैन सी बोथ आर इक्वल ना, तो LHS इक्वल्स टू RHS। देखो कितना इजी है, ऐसे ही हमारा हेंस प्रूव्ड। ओके, इस तरीके से आपको करना है इसको, राइट। देखो आपके एग्जाम में एक कोई सेक्शन इजी आएगा सेक्शन बी सॉरी, एक कोई सेक्शन टफ आएगा, इट कैन बी B, C, D और E। ए तो खैर कॉन्सेप्चुअल होता है, उसको तो छोड़ ही दो, लेकिन इन चारों में से कोई एक आने वाला है। अभी तक अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट इज बेसिकली हमारा एनसीईआरटी बेस्ड, ये उसी से कनेक्टेड है। ये यू कैन से कि फर्स्ट क्वेश्चन तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से आया था, सेकंड हमने देखा वो भी इतना मुश्किल नहीं है, एनसीएफ बेस्ड है, राइट। और फिर थर्ड तो हमारा अभी ये डायरेक्टली मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको सब आते हैं तो आप कर जाओगे। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपने मेरी वन शॉट वीडियो देखी है पॉलिनोमियल्स की, तो वहां से तो आपको पहले से आप खुद से भी अटेम्प्ट ही कर सकते थे इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा ये है, राइट। जो ये वाला इसका और पार्ट है, ये तो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज अ मस्ट टू डू बुक, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं सीबीएसई में, राइट। तो एक बार आप एनसीईआरटी के तो सारे चैप्टर्स कर ही लीजिएगा, राइट। नाउ मैं ये तो आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से करोगे और फोटो शेयर करोगे इसका कि आपका आ गया, नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, राइट। अभी मैं इस वाले ऊपर वाले पार्ट को डिस्कस करता हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, तो हम इसको देख लेते हैं। लेकिन वो काफी इजी है। अगर मैं हम देखें हमें क्या दिया हुआ है, राइट, हमें दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √3, राइट। और हमसे किसकी हमें प्रूफ क्या करना है, tan थीटा प्लस cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1, राइट।
अब देखो tan क्या होता है हमारा साइन अपॉन कोस, प्लस कोट टर्म हमारा क्या होता है कोस अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, तो वो तो 1 होता है। मेनली आपको क्या चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, राइट। और वो कहां से आती है हमारी, वो आएगी हमारी यहाँ से, ठीक है जी। तो आपको क्या करो इसमें, आप इसमें लिखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है बेटा जी। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखते हो, अगर आपकी दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनका ना होल स्क्वायर लेना होता है। कुछ बच्चे क्या उनपे इंडिविजुअली स्क्वायर लगा देते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या लिखेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो दैट इज रॉन्ग। वो अगर दो टर्म्स लिखी हुई है हमारी तो होल स्क्वायर जाएगा, राइट। अब इसमें हम आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बेटा जी। तो एक जगह पर साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। आई हैव ओपन इट यूजिंग द आइडेंटिटी। √3 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 3 ही होगा, ठीक है बेटा जी। हाँ जी समझ आया। अब देखो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारा क्या आ गया, इक्वल्स टू 3। अब आप 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 - 1 विच विल बी 2, ठीक है बेटा। 3 - 1 2 हो जाएगा ना, तो हम यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा हमारा कितना आया, दैट इज 2/2। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आप देखो जो टू प्रूफ था हमारा, उसमें हम ऐसे लिख लेना टू प्रूफ, ऊपर भी लिख सकते हो इसको, बिफोर दिस लिखिएगा, tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 1, राइट बेटा जी। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो प्रूफ का लिखना है ना, तो फिर लिखने का तरीका भी होता है। अब यू विल बी राइटिंग टेकिंग LHS, हाँ जी राइट। सबसे पहले ऊपर आप यहाँ पर ये लिखोगे, फिर आप ये यूज करोगे, फिर टेकिंग LHS डालना है आपको, राइट। अब इसमें हमारा LHS क्या है, tan थीटा प्लस कोट थीटा, राइट। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस इज साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोट उसका रेसिप्रोकली होता है, तो कोस बाय साइन आ जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में वो रूल बताया, दिस इनटू दिस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, प्लस दिस इनटू दिस कोस स्क्वायर थीटा हो गया हमारा, अपोन में क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई भी होंगे ना, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और ये साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ जी। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, तो साइन थीटा की कोस थीटा कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, तो इक्वल्स टू RHS, और फिर बाद में हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड में लिखना होता है हमें, हाँ जी, आप यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या डाला है, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू डाली है 1। होप आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं था इसमें, होल स्क्वायर ओपन करना है और फिर साइन थीटा कोस थीटा को एक्सपेंड कर देना है, सॉरी tan और कोट को एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। तो आप देखो ज्यादा कुछ तो कैलकुलेशन है ही नहीं है इसमें, तो ये तो काफी इजी है, राइट। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, जिसका और पार्ट है वो एनसीईआरटी में गिवन है। मैं आई जस्ट वांट टू चेक कि आपकी एनसीईआरटी हो गई है नहीं हुई है, राइट। तो अगर आपको ये आता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाकी ऊपर वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, ये ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है बेटा। वो आपको क्वेश्चन क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा लेंथी है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसको वीडियो के एंड में इसके क्वेश्चन से पहले भी ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। लेकिन आपको मेरी सिर्फ रीडिंग करने से समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है, और थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड दे दिया है, डायरेक्ट ना दे करके, राइट। मैथ्स में कभी कभी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड भी आ जाता है इंस्टेड ऑफ लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज, ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुड नॉट डिसाइड ऑन who would get to drive the car। दो फ्रेंड्स हैं विधि और उन्नति, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन कार चलाने वाली है, ठीक है। सॉरी, दे हैड 1 कॉइन ईच, दोनों के पास में एक एक कॉइन है, एंड फ्लिप देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स, और दोनों ने अपने अपने कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है, ठीक है, फ्लिप किया, राइट। तो देखो अगर आपने प्रोबेबिलिटी का 1 शॉट वीडियो देखा होगा तो इसमें जो टोटल आउटकम्स बनेंगे हमारे, हाँ जी, मैं पहले आउटकम्स लिख देता हूँ, वो कितना हो जाएगा 2⁻3, 8 आउटकम्स आएंगे हमारे। एक कॉइन को अगर हम 3 टाइम्स फ्लिप करते हैं या एक कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करते हैं, राइट, तो हमारा 2⁻3 टोटल 8 आउटकम्स बनते हैं, और उनको लिखने का तरीका भी मैंने उधर बताया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको ये आउटकम्स होंगे हमारे हेड हेड हेड, पहले 4 टाइम्स टेल, हेड 4 टाइम्स टेल लिखना है, हाँ जी। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं ना, उसका हाफ टाइम्स हेड हाफ टाइम्स टेल लिखना होता है, ठीक है। फिर उसका हाफ हाफ कर देना होगा, मीन्स 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, उसका हाफ कर देना है, और फिर उसका भी हाफ करना है टिल 1 जब तक हेड टेल नहीं आता है तब तक हम लिखते जाते हैं इसको। तो अभी हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है बेटा जी, ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए, राइट। अभी समझ आ गया यहाँ तक। फिर वो क्या कर रहा है, द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन, फिर उन्होंने दोनों कंडीशंस यूज किए, राइट। फर्स्ट कंडीशन इज
इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो शी वुड ड्राइव द कार। अगर विधि के 2 हेड्स रो में आते, पहले हेड आया फिर हेड आ गया, ठीक है, तो वो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब एट द टाइम विधि ड्राइव करेगी, ठीक है। फिर हमारा सेकंड केस है, इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, मींस पहले टेल आया और फिर उसके जस्ट आफ्टर टेल क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है, तो उन्नति ड्राइव करेगी, ठीक है। आई रिपीट दिस अगेन, इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, ठीक है, टेल आने के बाद में फॉलोड बाय टेल, हेड आ रहा है फॉलोड बाय टेल, मींस पहले टेल आया फिर हेड आया, तो उन्नति वुड ड्राइव द कार। फिर उसमें पूछा है हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूं किसकी, विधि की करते, विधि विल ड्राइव द कार, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। हाँ जी, आप साइड में लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, आप साइड में लिखना है इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये फॉर्मूला दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि आपने लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। कभी कभी मतलब फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं ना, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होंगे, ठीक है। आप विधि कब ड्राइव करेगी, इफ ही गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, देख, ठीक है, पहले हेड आया फिर हेड आया तो फेवरेबल हो गया, मतलब विधि ड्राइव करेगी इस केस में, ठीक है। पहले हेड आया फिर वापस हेड आया इन अ रो, दो मतलब जो हमारे हेड से कॉन्सिक्यूटिवली आने चाहिए, वन आफ्टर दी अदर आना चाहिए, ठीक है। फिर ये दोनों नहीं है, पहले हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। हाँ जी, ये दोनों हो गए हेड टेल टेल, नहीं होगा, हेड हेड, तो ये वाला भी काउंट होगा, दो कंटिन्यूअस हेड तो विधि ड्राइव करेगी, बाकी में कहीं नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/8 हो गई, ठीक है बेटा। हाँ जी, समझ आ गया होगा विधि की प्रोबेबिलिटी क्या है ड्राइव करने की कार को, 3/8, क्यों, क्योंकि उसको 2 हेड्स रो में चाहिए थे, राइट। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ उन्नति फाइंड करते हैं, उन्नति विल ड्राइव द कार, विल ड्राइव कार, हाँ जी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका हेड आना चाहिए जस्ट आफ्टर द टेल, हाँ जी, हेड फॉलोड बाय टेल होना चाहिए उन्नति के लिए, तो हेड फॉलोड बाय टेल, पहले टेल और फिर हेड, ठीक है, तो पहले टेल फिर हेड हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, पहले टेल फिर हेड, तो ये वाला भी हो जाएगा। हाँ जी बेटा, पहले टेल आया ना फिर हेड, पहले टेल फिर हेड, ये भी हो जाएगा, राइट, पहले टेल फिर हेड, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, पहले टेल और उसकी जस्ट आफ्टर हेड आना चाहिए, ठीक है। तो वी हैव टोटल 4 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय 8 हो गया, राइट। समझ आ रहा है, होप क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो देखो इसका एप्लीकेशन बेस डाल दिए, बाकी वो क्वेश्चन यही है कि इफ 3 coins are tossed together या 3 coins are if 1 coin is tossed 3 times, तो वही वाला केस है, सिर्फ एप्लीकेशन बेस में डाल दिए, राइट। तो अभी देख लो इसमें किसकी हमारे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग द उन्नति कार इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि। आप स्टेटमेंट्स खुद से लिख लीजिएगा, आपका आंसर यही होना था कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कार को ड्राइव करने की, सो द आंसर विल बी उन्नति, उन्नति हैज मोर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार, राइट। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दिस वाज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, वापस एक्सप्लेन करता हूँ क्विकली। 2 फ्रेंड्स हैं, विधि एंड उन्नति, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि हु विल ड्राइव द कार, सो दे हैव 1 coin ईच, और दोनों ने अपने कॉइन को 3 टाइम्स फ्लिप किया है, राइट। 3 टाइम्स कॉइन को अगर फ्लिप किया जाता है, टॉस किया जाता है, तो ये आउटकम्स बनती है। फिर क्या कंडीशंस दी हुई है कि विधि ड्राइव करेगी कार जब उसके रो में एग्जैक्टली 1 मतलब 2 कंटिन्यूअस हेड आते हैं, तो वो ये वाला केस था, ये वाला था, ये वाला था, तो दे आर 3 फेवरेबल केस, तो टोटल 8 हमारे केसेस हैं, तो 3/8 हो गया। दैन उन्नति हैज दी, उन्नति कब ड्राइव करेगी, जब उसका हेड आएगा फॉलोड बाय टेल, ठीक है, पहले टेल है फिर हेड है। हाँ जी, तो हमारा टेल हेड इसमें हो गया टेल हेड, तो 4 ऐसे केसेस बन रहे हैं जिस हमारे फेवरेबल, तो 4/8 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सो द भाई ये 4/8 है, तो ये 3/8 है, तो बड़ा क्या होगा, 4/8 ही होगा ना। हाँ जी, तो उन्नति की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कार को ड्राइव करने की, ठीक है बेटा जी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। नहीं भी हुआ है तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, बाकी हो तो जाना चाहिए। और इस क्वेश्चन को आई डोंट थिंक की जरूरत है, वो तो अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया क्वेश्चन भी साथ में। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। देखो बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, विच इज द 31st क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें चॉइस में है, इस क्वेश्चन के अंदर चॉइस अवेलेबल है। एक हमारी वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है ए पार्ट में, और इसके जो चॉइस है उसके अंदर हमारा ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। देखो, आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो डू ओनली द ग्राफिकल वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड इज द इजीएस्ट मेथड, हाँ जी, और उससे मतलब बहुत इजी होता है उसको करना, तो आप उसी को कीजिएगा। मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम ले लिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि मतलब ये हमेशा चॉइस में ही आएगा, तो अगर 3rd चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम आती है
तो इट कैन बी दैट ऑल्सो। तो हमारा वो फिर इसलिए मैंने ये वाला वर्ड प्रॉब्लम ले लिया है। हाँ जी, ग्राफिकल मेथड या तो मैं इसके बाद कराता हूँ या फिर आपको होमवर्क में दे दूंगा, तो आप खुद से भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ग्राफिकल मेथड की तो वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, अगर आप चैप्टर 3 में जाओगे हाँ जी, तो उसके अंदर आपको ग्राफिकल मेथड की अलग से वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां से हेल्प लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है इसमें हमारा, ये हमारा चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन। देखो मैंने काफी सारे ऑफलाइन स्टूडेंट में आर्यन को पढ़ाया हुआ है, अगर मेरा कोई ऑनलाइन स्टूडेंट भी आर्यन देख रहा है तो वो अपना प्लीज अपना लाइक कुछ भी हार्ट या फिर थम्स अप कुछ भी कमेंट में डाल। ठीक है, आर इन द रेशियो 3:4, दो फ्रेंड्स हैं, मतलब फ्रेंड्स के दो इंसान है, आर्यन एंड बब्बन, दो उनकी जो इनकम का रेशियो है दैट इज 3:4। मंथली बोला हुआ है और मंथली दिया हुआ है एक्सपेंडिचर भी, राइट। तो इसमें कभी कभी ईयरली देके और मंथली देके कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मंथली है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इनकम का रेशियो ये दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का ये दिया हुआ है, दोनों 15,000 रुपीज सेव करते हैं और मंथली इनकम्स बतानी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट कॉमन रेशियो फॉर इनकम हम एक्स ले लेते हैं, कॉमन रेशियो फॉर इनकम हमने कितना ले लिया, एक्स ले लेते हैं क्योंकि इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एंड फॉर एक्सपेंडिचर्स हम ले लेते हैं वाई, एंड फॉर एक्सपेंडिचर्स इज वाई ले लेते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, हाँ जी, राइट। इनकम के लिए हमने कॉमन रेशियो क्या ले लिया, एक्स ले लिया, एक्सपेंडिचर के लिए हमने वाई ले लिया, राइट। तो नाउ हम अगर आर्यन की इनकम की बात करेंगे, इनकम ऑफ आर्यन या आर्यन इनकम कितनी हो जाएगी हमारी, आर्यन की जो इनकम होगी, देखो जब आप कॉमन रेशियो एक्स ले लेते हो तो दोनों नंबर्स के साथ में एक्स आ जाता है, तो दैट विल बी 3x। बब्बन की इनकम कितनी हो जाएगी, हाँ जी, बब्बन इनकम दैट विल बी हमारा 4x। रेशियो इज 3:4 ना, कॉमन रेशियो एक्स लिया है तो एक्स एक्स लगा दो सीधे, राइट। अब अगर मैं आर्यन की एक्सपेंडिचर की बात करूं, आर्यन एक्सपेंडिचर वो कितना है हमारा, दैट विल बिकम हमारा 5y। एक्सपेंडिचर के लिए हमने जो कॉमन रेशियो लिया है दैट इज y, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी हमारा 5y। ठीक है बेटा, ऐसे ही बब्बन का जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम हमारा 7y। द रेशियो इज 5:7 ना, तो सिर्फ नंबर्स के साथ में वेरिएबल्स को कॉमन रेशियो को लिख देना होता है आपको, राइट। अब सेविंग क्या होती है, सेविंग इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आपकी जो इनकम है और जितना आप खर्च कर रहे हो उसको माइनस करोगे तो यू विल हैव सेविंग, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सीधे डाल रहा हूँ इसको, हाँ जी, राइट। अभी देखो आर्यन की इनकम कितनी है 3x, वो एक्सपेंडिचर इसका कितना है 5y, हाँ जी, तो 3x माइनस 5y कितना हो जाएगा हमारा, ये 15,000 हो जाएगा। ठीक है बेटा, राइट। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आर्यन की जो इनकम है दैट इज 3x, उसका एक्सपेंडिचर 5y है, राइट। तो 3x माइनस 5y और दोनों की जो सेविंग है दैट इज 15,000, तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, राइट। इफ वी राइट फॉर द बब्बन सेविंग, तो उसकी इनकम हमारी कितनी है 4x और जो उसका एक्सपेंडिचर है दैट इज 7y, तो ये भी उसकी भी सेविंग सेम है 15,000, तो इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी दो इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट इज एलिमिनेशन मेथड। ये जो मेथड्स की बात कर रहा हूँ मैं चैनल पे ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं, थर्ड चैप्टर पूरा हो रखा है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हो, राइट। बाकी मैं अभी भी क्लियर करता हूँ आपको। हाँ, आपको इक्वेशन समझ आ गई है, सेविंग्स कैसे आती है हमारी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो आर्यन की इनकम इज 4x और एक्सपेंडिचर 5y है, तो सॉरी इनकम 3x और एक्सपेंडिचर 5 है, 3x माइनस 5y हमारा 15,000, एंड देन बब्बन की जो इनकम है वो 4x है और एक्सपेंडिचर इज 7y, तो माइनस किया तो हमें दो इक्वेशंस मिल गए। ठीक है, अब इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो और यू कैन यूज लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर अगर मैं इसमें अभी एलिमिनेशन से जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी भी वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से और उसको 3 से कर देता हूँ। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट 4 by 4 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड by 3। अगर मैं इसको 4 से कर रहा हूँ तो 4 into 3 12 होगा, 3 into 4 12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं भी यहाँ पे देखो ऐसे सिंबल्स में लिखूंगा, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4, हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप फर्स्ट सेकंड को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फर्स्ट को मैं 4 से कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ में सब्ट्रैक्ट भी, राइट। चलो अगर आपको ये वाले स्टेप ऐसे लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो 4 से इसको करेंगे तो 12x, 4 into 5 माइनस 20y हो गया। ठीक है बेटा, 4 into 5 कितना होगा हमारा 60 हो जाएगा, तो ये 60,000 आ गया था। ठीक है बेटा जी, अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो ये 3 से करेंगे, 3 इंटू 4 12x, 3 इंटू 7 -21y और 15 इंटू 3 45,000 होगी। राइट बेटा जी, समझ आ रहा है आपको? मैंने क्या किया, सिर्फ अभी कोफिशिएंट सेम कर लिया। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए आपके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, ठीक है, दो किसी भी एक वेरिएबल के, इधर x और y, राइट। आप इसको अगर आप इक्वेशन थर्ड बोलते हो और इक्वेशन फोर्थ बोलते हो, इनको हम माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इक्वेशन फोर्थ माइनस, या इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4 कर देते हैं, राइट। किसी को भी किसी भी से माइनस कर सकते हो, मैं तो डायरेक्टली समझाने वाला हूँ। माइनस कर दे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है बेटा। तो ये कितना आया, 20 -20y प्लस 21y, -20y प्लस 21y, तो दिस विल बिकम ओनली y, 21 - 20 इज 1 ना, राइट। इधर 60,000 माइनस 45,000, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 15,000 आ गया, ठीक है बेटा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15,000 आ गई, राइट। अब आप इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन हमारा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 3x माइनस 5 इंटू 15, ये 75,000 हो जाएगा इधर, इक्वल्स टू 15,000, ठीक है बेटा जी। मैंने क्या किया, सिर्फ y की वैल्यू को डाल दिया, 15 है ना, 15 इंटू 5 75 होता है, राइट। तो अभी 3x इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये तो शिफ्ट होगा, तो 15,000 प्लस 75,000, राइट। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90,000 आ गई, राइट। समझ आ रहा है ना, ये तो कैलकुलेशन थी। अब 3 इधर डिवीजन में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये तो सिर्फ कैलकुलेशंस का पार्ट है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताना, हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, अभी x और y दोनों आ गए, लेकिन हमसे x और y नहीं पूछे हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स पूछी है उनकी, राइट। समझ आ रहा है, तो मीन्स हमें 3x और 4x की वैल्यू बतानी है। वो यहाँ पे आपसे एक्सपेंडिचर भी पूछ सकता था, राइट। तो अब हम इसमें ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, 5y और 7y, कुछ भी पूछा जा सकता है वो तो। अब हमारे पास में x और y दोनों है, राइट। तो अगर मैं आर्यन की इनकम की बात करूंगा, आर्यंस इनकम वो कितनी हो जाएगी हमारी, दैट इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 30,000 हमारा आ गया ये, तो दैट विल बी रुपीज हमारा 90,000, राइट। 30,000 इंटू 3 ना, तो आर्यन की इनकम कितनी आ गई हमारी, आर्यंस इनकम इज हमारा 30,000। देखो कुछ बच्चे x और y की वैल्यू फाइंड करके ही छोड़ देते हैं, राइट। प्लीज वो ना करें, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो जरूर बताएं, ठीक है। ऐसे ही बब्बन की इनकम कितनी होगी हमारी, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बब्बन इनकम, राइट बेटा। अभी 4x है तो 4 इंटू 3 मतलब 4 इंटू 30,000 विल बी 1,20,000, 4 इंटू 12 ना 1,20,000, तो दैट विल बी हमारा 1,20,000 रुपीज हमारी उसकी इनकम हो जाएगी, ठीक है बेटा जी, बब्बन की। तो ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में, और आपको ये आंसर लिख करके आना था, राइट। जिस बच्चे को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर हो गया होगा, आपको किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है, हाँ जी, ठीक है बेटा, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती है, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट करके आएगी, राइट। क्वेश्चन में हमसे इनकम पूछी हुई थी, तो हमने 3x और 4x की वैल्यू लिखनी है, x और y नहीं देना है, राइट। So this kind of word problems can be asked from the third chapter, pair of inequation two variables, right? तो आपको ए पार्ट क्लियर हो गया, चलिए मैं बी पार्ट लिखता हूँ, ठीक है। और उसको ना मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको एज ए होमवर्क कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो देख लेना, ग्राफिकल मेथड पे बनी हुई है अलग से, अगर आप चैप्टर थर्ड में जाओगे उसको देख के आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और आता है तो कर ही सकते हो, और उसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। चलिए हम उसको क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये आपके पास में चॉइस में दिया हुआ है क्वेश्चन, 31 का सेक्शन, मतलब जो हमारा सैंपल पेपर है उसमें 31 क्वेश्चन के अंदर ए तो मैंने करा दिया, बी ये चॉइस में है, राइट। अगर आपको ग्राफिकल मेथड कहीं दिख जाए, चॉइस में हो या विदाउट चॉइस हो, तो उसी को कीजिएगा, राइट। अभी आपको दो इक्वेशन दे दी जाती हैं ऐसे, उनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा। इनके इक्वेशन, इनके सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं, फिर प्लॉट करते हैं, जहां वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है वो हमारा आंसर होता है। इसकी होप आपको ये मेथड आता होगा, नहीं आता है तो आप ग्राफिकल मेथड, आप चैप्टर थर्ड की वीडियो में या प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, जो मैंने इस बार कराया सेक्शन 25-26 में, वहां से आप समझ के इसको कर सकते हो, ठीक है। आपकी इस तरीके से कोई भी ऐसी लाइंस बनेगी हमारी, हाँ जी, और इस तरीके से वो इंटरसेक्ट करेगी, तो जहां इंटरसेक्ट करती है वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म, सपोज ये वाला ट्राइंगल हमारा बन रहा है, हाँ जी, और एक्स एक्सिस बोल रहा है वो, तो एक्स एक्सिस यही है, तो आप क्या करना, इससे स्ट्रेट लाइन देखना, इसमें देखना कितने बॉक्सेस आपके बन रहे हैं, वो हाइट हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक आपके कितने ऐसे लाइंस बने हुए हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो आपका बेस हो जाएगा, एंड देन यू कैन अप्लाई हाफ बेस इनटू हाइट, और आपको आंसर मिल जाता है यूनिट स्क्वायर में, ठीक है बेटा जी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हमारा सेक्शन सी, राइट। होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो आपका होमवर्क है वो आप कर लीजिएगा, दिस इज योर होमवर्क, मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है आपने, और आप जो भी वीडियोस में चाहते हो उसको सजेस्ट करो, ठीक है बेटा।
तो चलिए सेक्शन ए के तो शॉर्ट्स हर रोज अपलोड होते ही हैं, वो आप देख लेना, पर हर रोज देख लिया करो ताकि आपको एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हमारा सेक्शन डी और ई रह गया, वो भी हम जल्दी करते हैं। राइट, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लाइक तो ऑफकोर्स करना ही करना है, और कमेंट भी करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।